हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट। लास्ट टाइम जहां तक हम लोगों ने कर लिया था, आज उसके आगे करेंगे। ठीक है, चलिए। हम लोगों ने लास्ट टाइम लॉर्ड कैनिंग तक पहुंचे थे। लॉर्ड कैनिंग से करना, वायसराय या फिर गवर्नर जनरल, दोनों बने चाहिए। यहीं से स्टार्ट करना। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 भारत में कंपनी द्वारा नहीं, गवर्नर जनरल अंतिम। ठीक, और ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का प्रथम वायसराय भी बना। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई, इसको जानते क्या हुआ? 1857 की क्रांति भी हो गई। तो लॉर्ड कैनिंग ही था जिसके काल में 1857 की क्रांति हुई। प्रशासनिक सुधार, विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन जो है कंपनी के हाथों में चला गया। तो कंपनी के हाथों में शासन जो है, जैसे 1857 की क्रांति हो गई, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने कहा कि ऐसा है, अब आप लोग जो यहाँ का शासन है भारतीयों से आप लोग नहीं चला पाएंगे। तो इसको क्या आया कि इसने कंपनी को अपना कंपनी को शासन भारत का दे दिया। ठीक है, और जो हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। अभी तक तो कंपनियां चला रही थी, कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश सरकार के। तो हुआ क्या कि 57 की जब क्रांति हुई, 1857 की, तो उसमें उसके बाद यानी 1858 में, 1858 में एक वायसराय पद की, वायसराय पद का सृजन किया गया। वायसराय पद बनाया गया, और ये वायसराय जो होता था वह डायरेक्ट क्या होता था, वित्त सचिव को जवाबदेह था। और एक वित्त सचिव का पद बनाया गया। वित्त सचिव क्या कहेंगे? वित्त सचिव या फिर सचिव कह लो, हटा दो इसको। ठीक है, सचिव का पद बनाया गया। तो ये सचिव था, यह डायरेक्ट किससे था? यह डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ था। और इसको ये इसको जवाबदेह था। और यह सचिव जो था ब्रिटिश सरकार को जवाबदेह था। ये डायरेक्ट हाथ में आ गया है, क्योंकि सचिव ही उसका कर्ता धरता था मेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम भी 1861 में पेश किया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम भी लाया गया। ठीक है, आगे आप लोग भी चाय कॉफी पी लीजिए, तो सुबह कटाइए, मैं चाय कॉफी कर लीजिए आप लोग भी। हाँ, और इसी वर्ष पारित किया गया, इसी वर्ष पारित कर दिया गया अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता के अनुसार उच्च न्यायालय में स्थापित करने का अधिकार भी मिल गया। तो ब्रिटिश क्राउन जो था उसको भारत में आवश्यकता के अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का भी समय मिल गया। यानी उच्च न्यायालय का जो स्थापना थी, वो अधिनियम था 1861 का, और इस अधिनियम के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय स्थापित की गई थी। और पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर तहसीलों के समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो सबसे पहले कहाँ पे उच्च न्यायालय बनाए गए? कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में। ठीक है, कब? 1866 में। याद रखिएगा, 1861 में आया, तो 1862 में यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। अगला 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया, और 75 में इलाहाबाद को स्थानांतरित कर दिया गया। जो आगरा में उच्च न्यायालय था उसे कहाँ पे स्थानांतरित किया गया? इलाहाबाद में। आज वही हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो 66 में आगरा में था, 1875 में इलाहाबाद में। ठीक है, आगे कैनिंग के
समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी आ गया और स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में जो था कि 15 द्वारा नियम 15 के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार दे दिया गया। इस समय तो कैनिंग ही वह शासक था जिसने विधवा विवाह को भी वैध मान लिया था। ठीक है, करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को भी वैध बनाया इसमें। तो उन विधवाओं से जो बच्चा होगा उसको भी वैध माना इसमें। भारत का पहला कानूनी विधवा विवाह तब हुआ था 1856 ईसा पूर्व में हुआ, 1856 ईस्वी में हुआ था, 7 सितंबर 1856। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा की देख रेख में संपन्न हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी विधवा पुनर्विवाह का प्रेरणादायक माना जाता है। इन्होंने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया था। आगे 1856 में क्या कहा गया कि पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके लिए यह निश्चित किया गया क्या कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी भी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1856 में पैतृक संपत्ति का भी अधिनियम आया और कहा गया कि किसी को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा धर्म परिवर्तन करने पर। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में महालेख परीक्षक का पद का भी सृजन किया गया। तो महालेख परीक्षक भी बनाया गया इसमें। स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी CAG जिसे कहते हैं आप लोग, वही पहले क्या था 1857 में महालेखा परीक्षक पद कहा जाता था। आगे भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1858 में मुगल सम्राट के पद को जो था उसे समाप्त कर दिया गया। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम क्या कहेंगे? शाह आलम द्वितीय, या फिर इसको बहादुर शाह जफर कर लो। क्या कहोगे? बहादुर शाह जफर। क्या बहादुर शाह जफर यह अंतिम था? आगे देखते हैं। 1857 तक भारतीय उप महाद्वीप 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा स्थापित शासन हो गया। तो शासन कितने पर हुआ? 78% पर। और भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी ने अधिकार किया था। मैकाले के द्वारा, मैकाले ही था जिसने दंड संहिता यानी कि जिसे आज भारतीय दंड संहिता कहा जाता है 1858 ईस्वी में कानून बना दिया था इसके लिए। और 1859 की बात करें तो अपराध विधान संहिता को भी लागू कर दिया था इसने। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप यानी कि राज्य विलय की नीति को भी समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे कैनिंग ही था जिसने जो व्यक्तिगत नीति आई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, उस नीति को उसने समाप्त कर दिया। समाप्त करके 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करके पोर्टफोलियो प्रणाली भी लागू कर दें। ठीक है, किसने लागू की पोर्टफोलियो प्रणाली? कैनिंग ने। सर अलेक्जेंडर कनिंघम वायसराय कैनिंग की सहायता से 1861 में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर दी। आधुनिक पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। किसकी सहायता से? वायसराय कैनिंग की सहायता से। वायसराय सबसे पहला कौन बन गया? कैनिंग बना। चलिए एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 बहावी आंदोलन का दमन किया था एल्गिन ने। 1863 में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हुई थी। एल्गिन ही था जिसकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में हुई थी। आगे लॉर्ड लॉरेंस
1864 से 1869 के बीच आता है। इसका शासनकाल में देखते हैं क्या क्या घटना हुई। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। तो भूटान था, इसने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति अफगानिस्तान के संबंध में इसने और शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। शानदार जो था वो निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है हस्तक्षेप की नीति। उड़ीसा में ही 1866 में तथा बुंदेलखंड राजपुताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ गया। तो भीषण अकाल कब पड़ा? 1868 से 1869 पे। आगे हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग भी गठित किया था। हेनरी कैंपबेल ही था जिसके नेतृत्व में एक अकाल आयोग गठित किया गया था 1865 में। इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी। तो प्रथम समुद्री टेलीफोन सेवा कब शुरू की गई थी? 1865 में। क्या याद रखोगे? 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे 1865 में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। ओके, तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है 69वां स्वतंत्रता दिवस है। 69th स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। और इसके एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। और यह अपना कल, यानी आज 15 है, कल वो 14 तारीख को अपनी स्वतंत्रता दिवस मना चुका। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हर हिंदू, हर भारतीय के लिए, क्या हिंदू हो, क्या भारतीय, क्या मुस्लिम हो, क्या सिख हो, क्या ईसाई हो, तो हर भारतीय की बात करें तो उसके लिए आज ये गर्व का पर्व है, ठीक है। और आप लोग आज थोड़ा एंजॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एंजॉय के बीच अपना जो हम लोग मिशन लेकर के चल रहे हैं पढ़ाई का, हमने जो भी टारगेट किया है, यूपीपीएससी या फिर एसआई पेट, जो भी टारगेट किया है हम लोगों ने, अपना अपना टारगेट, हम उससे बिछड़ेंगे नहीं। उस उस हम टारगेट को अचीव करने के लिए हमें लगातार, यानी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो आप लोग क्लासेस को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। एंजॉय करिए, बहुत जरूरी है, लेकिन क्लासेस को नहीं छोड़िए, ठीक है। तो 69th स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जाएगा। आज देखते हैं कि मोदी जी अपने भाषण में क्या क्या लॉन्च करते हैं, क्या योजनाएं लाते हैं, ठीक है। तो मोदी जी का तो एक जानते ही हैं आप लोग कि वो कुछ नया ही करते हैं, आते हैं तो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। और सन 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना भी कर डाली लॉर्ड मेयो ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में ही हुई। तो लॉर्ड मेयो ही था जिसके टाइम पे अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में हुई। और लॉर्ड मेयो के काल में ही हुआ अफगानिस्तान। और यहीं पे अगर हम बता दें, लॉर्ड मेयो और 1881 लॉर्ड रिपन, क्या कहोगे? लॉर्ड रिपन, इनके काल में 1881 में 10 की आधार पे, क्या कहेंगे, 10 की आधार पर जनगणना स्टार्ट हुई।
शुरू हुई। 10 की आधार पर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, याद रखिएगा। अफगान शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। तो इसकी हत्या किसने की? अफगान शेर अली ने की थी। कब? 1872 में। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार के कर दी गई थी। आगे देखते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 72 से 1876 ईस्वी, इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ही था जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा भयानक अकाल पड़ा था। और बड़ौदा के मल्हार राव और गायकवाड़ में भ्रष्टाचार के आरोप पर पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया। तो बड़ौदा के मल्हार राव और गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया, उनको अपने पद से हटा दिया गया, मद्रास भेज दिया गया। नॉर्थ ब्रुक ही था उस टाइम पे। नॉर्थ ब्रुक ने घोषणा क्या की थी? मेरा उद्देश्य करों को हटाना था तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों जो थी उसे बंद करना था। ठीक है। इसी समय में 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का भी आयोजन हो गया। तो सिंह सभा आंदोलन अमृतसर में 1873 में स्टार्ट हुआ था, नॉर्थ ब्रुक के काल में ही। स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। तो सेज नहर की जो खुला वो भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि कर दिया। नॉर्थ ब्रुक के काल में ही हुआ था। लॉर्ड लिटन, चलिए लिटन पे आते हैं। 1876 से 1880 की बात करते हैं तो लिटन का काल था और उपन्यासकार था प्रसिद्ध और निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। इसे उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार भी इसे कहा जाता लॉर्ड लिटन को। साहित्याकाश में ओवन मैरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है इसे। आगे देखते हैं। इसके समय में बंबई, मद्रास और हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। तो अकाल इसके टाइम पे भी पड़ा था। तब बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में ये पड़ा था अकाल। 1800 कब से इसका काल? 76 से 80 के बीच में 1800। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। अकाल आयोग सबसे पहले कब बना? 1878 में। किसकी अध्यक्षता में बना? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन चुका है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में यह क्वेश्चन बन चुका है, यह क्वेश्चन आ चुका है। ये किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग बना? तो क्या कहोगे? स्ट्रेची, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। किसके काल में? लिटन के काल में। यह भी याद रखना। जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1 जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के लिए कैसर ए हिंद की उपाधि मिली और इनके लिए दिल्ली दरबार सजाया गया था 1877 में। तो फर्स्ट टाइम आपसे अगर पूछा जाए कि दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली दरबार, तो वह कब लगा? 1877 में। ठीक है। आगे, मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पीसीएस में आ चुका है। यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में कब आया? 1878 में लिटन के काल में आया था और इसे पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कठोर प्रतिबंध किसने लगाया? 1878 में लिटन ने लगाया था। और विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून का प्रावधान किया गया था।
अगर किसी भी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपी होती थी तो प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। आगे सोम प्रकाश जो था, बात करें तो वह बंगाली भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रकाशन इसका किसने किया था? द्वारिकानाथ विद्याभूषण ने। यह यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, और इसे यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम, ट्रिपल एस सी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी ने भी इस एग्जाम को पूछा है, अरे इस क्वेश्चन को पूछा है। द्वारिकानाथ विद्याभूषण जो थे सोम प्रकाश के प्रकाशन करता थे, संपादन करता थे, और नवंबर 1858 में शुरू हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? 1858 में नवंबर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पत्रिका के प्रकाशन पर प्रस्ताव रखा था, क्या कि बाद में मोहनलाल विद्यावागीश और शिवनाथ शास्त्री ने भी कुछ समय के लिए इसका संपादन संभाला। तो इस पर प्रकाशन का प्रस्ताव रखा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, और मोहनलाल विद्यावागीश और शिवनाथ शास्त्री जो थे इसके संपादन को कुछ समय के लिए संभाला था। आगे देखते हैं, पायनियर अखबार, जो आप लोग आधुनिक टाइम पे पायनियर अखबार देखते हैं, पायनियर जो न्यूज़पेपर आता है उसकी बात हो रही। पायनियर अखबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में का समर्थन किया। इसी समय में 1878 में भारतीय शास्त्र अधिनियम पारित हो गया। भारतीय शास्त्र अधिनियम कब आया? 1878 में आया, और इसके तहत शस्त्र रखने व्यापार शस्त्र अधिनियम सॉरी भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, तो शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता बना दी गई थी। अब यहाँ से 1878 में ही लाइसेंस रखना जरूरी था अगर आप कोई भी शस्त्र रख रहे हैं या फिर शस्त्र का व्यापार कर रहे हैं। तो सिविल सेवा में परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु जो है 21 से 19 कर दी गई थी। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आयु को 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, और 1862 में आयु की घटा करके 22 वर्ष कर दिया गया था। आयु की सीमा 1857 में 23 वर्ष थी सिविल सेवा के लिए, और 1859 में इसे घटा करके 22 वर्ष कर दी गई। 1866 में इसे घटा करके 21 वर्ष कर दी गई। तो मैक्सिमम जो एज थी वो 21 वर्ष थी 1866 में। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो लिटन ही था जिसने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे? अलीगढ़ में की थी लिटन ने। आगे देखते हैं रिपन, 1880 से 1884 के काल इसका कार्यकाल। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों पर स्वतंत्रता की बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे पहले लगाया किसने? लिटन ने, और समाप्त किसने किया? रिपन ने समाप्त कर दिया। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर ही वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को दी गई। भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे सेम सुविधाएं अब मिलने लगी थी रिपन के काल से। सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा जो थी 19 वर्ष से बढ़ा करके अब 21 वर्ष कर दिया गया था। सिविल सेवा में जो आयु थी उसे 19 वर्ष से अब बढ़ा करके 21 कर दिया गया था, वो रिपन का काल था। तो लिटन के काल में सिविल सेवा की उम्र जो थी वह घटा दी गई थी, और घटा करके मिनिमम जो थी वह मैक्सिमम 19 वर्ष कर दी गई थी, और इसमें रिपन के काल में ही 19 वर्ष को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया था। याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन शुरुआत की, स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत यहीं से होती है। कहाँ से? रिपन के काल से। 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून भी बनाया गया, और इस आधार पर सभी प्रांतों में 1883 में
से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। यही रिपन के काल में ही हमने बताया था 1881 में 10 की आधार पर जनसंख्या जनगणना 10 की आधार पर जनगणना की गई। जनगणना आगे इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। देखिए आ गया नियमित जनगणना, जिसे 10 की आधार पर जनगणना कहा गया। तब से लेकर के अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है। और 1881 की जनगणना हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। तो जो पहली जनगणना हुई की आधार पे 1881 में, उसमें हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। भारत की पहली बार जनगणना सन 1872 में रिपन के काल में हुई थी और इसमें मेयो के काल में, सॉरी क्या कहेंगे, मेयो के काल में इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। 30% भाग इसमें से छूट गया था। आगे देखते हैं रिपन ने सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया। तो रिपन के टाइम पे ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके काल में कारखाना अधिनियम सबसे पहले लाया गया था? रिपन, न्यूटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनमें में से कोई नहीं। तो क्या आप लोग लगाएंगे आंसर? रिपन। कब? 1881 में। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए 7 वर्ष से प्रथम कारखाना अधिनियम में क्या कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे कारखानों में, और 7 से 12 वर्ष तक के श्रमिकों के लिए जो था 9 घंटे से अधिक कार्य कराना शुरुआत हुई। ठीक है, आगे यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था। चाय और कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था। क्यों लागू करेंगे भाई? क्योंकि चाय की खेती उन्हीं को कराना था, कॉफी उन्हीं की जरूरत थी, नील उन्हीं की जरूरत थी, इसलिए इस पर उन्होंने कारखाना अधिनियम फर्स्ट लागू नहीं किया। आगे फरवरी 1882 में रिपन के समय शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग भी गठित किया गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया रिपन के काल में 1882 में शैक्षणिक सुधार के लिए। प्रथम शिक्षा आयोग था ये, और व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। देखिए व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। कब की बात हो रही है? 1882 से चल रहा है व्यवसायिक शिक्षा चलने लगी थी, और वही आज भी चल रहा है व्यवसायिक शिक्षा। लोग कोर्स बेचने में लगे पड़े, क्या कहेंगे, कोर्स बेचने में लगे पड़े, कोर्स बेच रहे। मेरा कोर्स इतने का है, मेरा कोर्स 500 का है, मेरा कोर्स 50 रुपए का है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 200 रुपए का है, ले लीजिए, छूट है 15 अगस्त तक की। 15 अगस्त तक आप लेंगे तो आपको भारी परसेंट के साथ छूट मिलेगी, 80% के साथ छूट मिलेगी, 20% के साथ छूट मिलेगी। लेकिन आप अगर 15 अगस्त के बाद करेंगे तो आपको ये छूट से वंचित कर दिया जाए। देख रहे हैं कैसे कैसे है, मतलब धार्मिक इसमें इसके लिए जो चर्चाएं की जा रही है, प्रचार किए जा रहे हैं, भ्रामक प्रचार किए हैं कोर्स लेने के लिए। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से, अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी, यूपी पेट की तैयारी, यूपीएसआई की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी, या फिर एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए अगर जीएस में बात करें तो ये लूसेंट जो है ना, प्री के लिए खासतौर पे लूसेंट, इसके लिए प्री के लिए बहुत ही सफिशियंट है। क्या कहेंगे? बहुत ही सफिशियंट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
आप लूसेंट पढ़ें, जो प्री है ना तो आप क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम की बात करें, पीसीएस हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, या फिर यूपी पेट हो, ठीक, एसएससी हो, रेलवे हो, सब के लिए ये लूसेंट का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह सारे एग्जाम को कवर करेगा यहाँ से। और आप इसका जो प्री है ना उसके लिए सफिशियंट है। अगर किसी भी एग्जाम में इसमें अगर पीसीएस है या फिर यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी के लिए भी कोई भी एग्जाम होता है तो इस तो उसके लिए जो है ना ये लूसेंट बहुत ही सफिशियंट। आप इससे बाहर मत पढ़िए प्लीज, और इस सेशन को देखिए, मैं इसमें सब चीजें आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। अगर आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं आपको अगली क्लास में फिर से उसको समझाऊंगा और उसे विस्तार से समझाऊंगा। तो आप किसी कोर्स के चक्कर में मत पड़िए, कोर्स के चक्कर में पड़ेंगे सब आपसे पैसा लूटना ऐठना जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, कहाँ थे हम लोग? फरवरी 1883 में बात करें तो यूरोपियों के विरुद्ध जो था भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमा की सुनवाई के लिए इलबर्ट विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। तो इलबर्ट विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 1883 में। इसके विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया गया। तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि इलबर्ट विधेयक किसके विरुद्ध था, तो भारतीय न्यायाधीशों के विरुद्ध 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमा की सुनवाई के लिए, न्यायाधीशों की मुकदमा की सुनवाई के लिए यूरोपियों के विरुद्ध, यूरोपियों के प्रबल विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। तो यूरोपी जो थे, ठीक है, उनके प्रबल विरोध हुआ तो ये इल्बर्ट विधेयक जो था उसे वापस ले लिया गया। अंग्रेजों द्वारा विधेयक के विरुद्ध विरोध में विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा गया। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में विद्रोह किया गया जिसे श्वेत विद्रोह नाम दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा कि इल्बर्ट विधेयक को अंग्रेजों के द्वारा विरोध किया गया, इस विद्रोह को किस विधेयक के नाम से जानेंगे? विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जानेंगे बताइए? तो श्वेत विद्रोह। फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिपन को भारत का उद्धारक कहते हैं, उद्धारक की संज्ञा। तो रिपन को भारत को उद्धारक की संज्ञा किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। लॉर्ड डफरिन पे आते हैं, 1884 से 1888 इनका कार्यकाल है। आगे देखते हैं। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 के बीच में हुआ। बर्मा के अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तृतीय बर्मा युद्ध डफरिन के काल में हुआ था 1884 से 1888। और यहीं पे 1885 में क्या हुआ? 1857 की भी क्रांति हुई। 1857 की क्रांति की क्रांति लॉर्ड डफरिन के काल में ही हुई। बंगाल में टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसी के समय से महत्वपूर्ण घटना जो थी वह 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, सॉरी एक सेकेंड, हम लोग कुछ 57 है, एक सेकेंड, सॉरी, 1885 कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी स्थापना, स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन ही था उस टाइम पे। आगे देखते हैं, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 के मध्य अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ था। लैंसडाउन के समय में ही डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1888 से 1894। 91 में दूसरा कारखाना अधिनियम जो लाया गया लैंसडाउन के पे लाया गया था और इसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो 11 घंटे तक स्त्रियां काम कर सकती थी कारखानों में, दूसरा कारखाना अधिनियम। और साथ इसके साथ ही था साप्ताहिक छुट्टी की भी व्यवस्था इसी से की गई। तो जो संडे वाली छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी, यह जो होती है लैंसडाउन की काल से ही स्टार्ट हुई थी। आगे इन द्वितीय कारखाना में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 94 से 1899, 1894 1899 भारत को तलवार के बल पर विजित किया। एल्गिन द्वितीय था, इसने तलवार के बल पे भारत को विजित किया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा कि भारत को तलवार के बल पे जीता जाएगा और इस पे तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा की जाएगी, एल्गिन द्वितीय का कथन था। 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। तो एल्गिन द्वितीय के टाइम पे भी अकाल पड़े थे। किस क्षेत्र में पड़े थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा जो थी भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने 1899। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन प्रणाली, तो लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय स्वशासन प्रणाली स्थापित की थी प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कोऑपरेशन अधिनियम बनाया। तो कलकत्ता कोऑपरेशन अधिनियम किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन ने 1899 में। आगे देखते हैं, कर्जन ने 1901 में सर कॉलिंग स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग बना। तो सिंचाई आयोग किसने बनाया बताइए? सर कॉलिंग स्कॉट क्रीफ की अध्यक्षता में। किसके टाइम पे? कर्जन के टाइम पे बना। और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग बना। तो रेलवे आयोग टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बना। एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या बना? पुलिस आयोग। और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय, एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 में, और टॉमस रॉबिन्सन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग। सर कॉलिंग स्कॉट क्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग 1901 में स्थापित हुआ। कर्जन के काल में हुआ। याद रखिएगा, ये आपको डायरेक्ट मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। चलिए मैं आपको बस पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन। चलिए बताइए। मैं क्वेश्चन मुझसे पूछता हूँ। मिलान है। सूची, सूची, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। बताइए। फर्स्ट सिंचाई आयोग। सेकंड
थॉमस, सॉरी, रेलवे आयोग, ठीक, ये क्या है सेकंड। एंड थर्ड बताइए, पुलिस आयोग, चौथा सिंचाई, रेलवे, पुलिस और विश्वविद्यालय आयोग, टीवी यानी विश्वविद्यालय आयोग। बताइए। फ्रेजर, फ्रेजर की अध्यक्षता में, एंड्रूज फ्रेजर, थॉमस रैले। अगला, मान क्रीफ। अगला, रॉबिन्सन, सॉरी, क्या लिखेंगे? रॉबिन्सन, रॉबर्टसन, बर्टसन। अब मिलाइए आप लोग, मिलाइए कौन किस में जाएगा। ए बी सी डी, मैंने क्वेश्चन नहीं बना दिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो सिंचाई आयोग, ये हुआ 1 2 3 4, ए बी सी डी। दो, एक, चार, तीन। अगला, 3 4, ठीक, और 3 4 3 4 2 1, 4 2 1 3, 1 2 3 4। बताइए आंसर क्या होगा। तो सिंचाई आयोग कौन बनाया था बताइए? मानक्रीफ ने। तो क्या चला जाएगा ये सिंचाई आयोग का? 3, पेन बदल लेता हूँ। सिंचाई आयोग 3। रेलवे आयोग किसने बनाया बताइए? ये देखिए, रेलवे आयोग रावंसन ने, क्या कहेंगे, या हो जाएगा 4। पुलिस आयोग की स्थापना फ्रेजर ने, ये हो जाएगा 1। और विश्वविद्यालय आयोग तो थॉमस रैले। क्या गया? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, सॉरी, इसको 1 कर लीजिए। 3 4 1 2, तो बी आंसर हो जाएगा। आइए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन मुझे बन सकता है, मैं इसलिए मैंने इसको कराया, ठीक है, याद रखिएगा। वापस से याद करा दूं। सिंचाई आयोग किसने? रॉबिन्सन ने। रेलवे आयोग नहीं, सिंचाई आयोग किसने? मानक्रीफ ने। रेलवे आयोग रॉबिन्सन ने। पुलिस आयोग फ्रेजर ने। विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रैले ने। याद रखिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। सर एंटोनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया गया। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए वेस्टा में एक कॉलेज की भी स्थापना की गई। तो वेस्टा में एक कॉलेज की स्थापना जो की गई वह कब की गई? वह की गई अकाल आयोग के टाइम पे, एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। सैन्य अधिकारियों के परीक्षण के लिए किया गया। वेस्टा में एक कॉलेज की स्थापना। चीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया। तो भारतीय इतिहास में सुरक्षा, जो भारतीय इमारत थी उसकी सुरक्षा और मरम्मत के लिए ध्यान दिया गया। किसके टाइम पे दिया गया बताइए? इस टाइम पे कौन था? लॉर्ड कर्जन, कर्जन ही था। और कार्य के लिए कर्जन को भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व जो विभाग था कर्जन ने, उसकी स्थापना भी कर दी। आगे देखते हैं। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को, क्या था, किसानों को उचित ब्याज पर रुपए और कर्ज की व्यवस्था देना। कर्जन के टाइम पे ही 1904 में उधार मिलने के लिए किसानों को उचित ब्याज पर कर्जा मिलता था उधार के लिए। उसने कृषि बैंक भी खुलवाया। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कर दी। और इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान केंद्र भी खोला गया, जिसको ICMR कहते हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, कुछ ऐसे इसका नाम है, कृषि अनुसंधान। ICMR पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोला गया 1905 में, कर्जन के काल में। चलिए, कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत में और केंद्र के स्तर पर एक निदेशक के अधीन पृथक पृथक जो थी गुप्त व्यवस्था की भी स्थापना की गई। कर्जन के टाइम पे प्रांत और केंद्र में गुप्त व्यवस्था की स्थापना की गई थी पहली बार। कर्जन के समय में ही किचनर परीक्षा सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल में दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में निर्माण हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कब बना? लॉर्ड कर्जन के काल में ही बना। कर्जन के भारत विरोधी कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। भारत के विरोध में जो कार्य किए गए वो देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन भी इसने ही करवाया था। 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसका प्रारूप प्रकाशित किया और 1905 में सितंबर में सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया और एक पूर्वी बंगाल बना जिसमें असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल यानी पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो बनाया गया, ढाका बनाया गया। पूर्वी बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वह कौन था? ब्लूमफील्ड फूलर था। तो पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। तो पूर्वी बंगाल का गवर्नर जो बना ब्लूमफील्ड फूलर ने बना और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के समय में सदस्य अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर के में से मतभेद हो गया। भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया
और इससे असंतुष्ट होकर के 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। तो लॉर्ड कर्जन एक अच्छा शासक माना जाएगा। उसने भारतीयों के लिए कुछ अच्छे भी काम किए और कुछ खराब भी रहे, तो दोनों कार्य किए हैं, ठीक है। और इसने अपना त्याग पत्र खुद ही दे दिया था 1905 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ढाका में 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां की अध्यक्षता में ढाका में 1906 में हुई। 1907 में कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। रास बिहारी बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 में पारित हुआ। आगे बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप लगा करके 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी कर 6 वर्ष की सजा दिला दी गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल की सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल सदस्य जो एसपी सिन्हा को बनाया गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया, ठीक है। तो मार्ले मिंटो अधिनियम जो लाया गया 1909 का, वह लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के समय में ही लाया गया। लॉर्ड मिंटो का कार्य 1905 से 1910 था। आगे देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। सबसे पहले 1877 में दिल्ली दरबार लगा था, फर्स्ट। ठीक, सेकंड कब लगा? 1911 में लगा। तो बंगाल विभाजन को इसमें रद्द कर दिया गया था 1911 में। और यही दिल्ली में इसके नाम पर कोरोनेशन पार्क बनाया गया, जॉर्ज पंचम के नाम पर कोरोनेशन पार्क, जहां पे आपको जॉर्ज पंचम की ही मूर्तियां दिखती हैं। भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी बनाने के लिए प्रस्तावित हुआ और 12 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 और 1911 में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधेयक प्रस्तुत किया। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम कांड हो गया। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया? 1912 में, 23 दिसंबर 1912। आगे देखते हैं। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी और हार्डिंग बम कांड दिल्ली संयंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 13 व्यक्तियों की अभियुक्त बनाया गया और मास्टर कौन थे? अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बालराज मैला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई और 2 को वर्ष की सजा। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। इसी समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गया और इसी शासन काल में फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? फिरोज मेहता ने। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। तो लॉर्ड हार्डिंग 1916 में बनारस विश्वविद्यालय का, हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त हुआ। चैम्स फोर्ड आते हैं 1916 से 1921।
लखनऊ में लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया। 1916 में पुनः महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई और 17 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। 17 में सैडलर आयोग, 16 में महिला विश्वविद्यालय आयोग। याद रखिएगा फटाफट, ये सब डेट डायरेक्ट आपको मिलान करने के लिए आ जाएगी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 20 अगस्त 1917 इस सुधारों की घोषणा मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की प्रस्तुति मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड के द्वारा ही की गई। तो मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड ने ही कहा इस टाइम पे कि जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है वह एक भारत में और एक इंडिया में भी होगी। आगे देखते हैं। इसी काल में 1919 ईस्वी में रॉयलेट एक्ट पारित हुआ। इसी काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर कांड हो गया, हत्याकांड। इसकी खिलाफत आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसी समय में प्रारंभ किया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 20 से 1922। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। रीडिंग 1921 से 1926 लॉर्ड रीडिंग आते हैं। 1921 में मोकला विद्रोह हुआ लॉर्ड रीडिंग के काल में। और प्रिंस ऑफ वेल्थ ने नवंबर 1921 को भारत की यात्रा की। तो प्रिंस ऑफ वेल्थ जो थे 1921 में भारत की यात्रा की थी। भारत में हड़ताल का आयोजन भी किया गया। इस दिन पूरे दिन हड़ताल का आयोजन रहा। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 5 अप्रैल 1922 चौरी चौरा कांड। 5 अप्रैल 1922 में चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। 1922 में इलाहाबाद सिविल सेवक परीक्षा शुरू की गई। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की, जो कि 1922 में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्तमान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की भी स्थापना कर दी थी इलाहाबाद में। 1923 में चुनाव इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। मध्य प्रांत और बंगाल को पूर्ण बहुमत मिला 1923 में स्वराज पार्टी को। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन आते हैं 1926 से 31 ईस्वी में। 28 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए 1928 में हो गई। भारतीय क्रांतिकारियों ने दिल्ली की असेंबली में 1929 में बम फेंका। लाहौर जेल में जतिन दास 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू करती है। भूख हड़ताल के 46वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। जतिन दास की 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव भी किया जाता। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था वो निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, इसके लिए महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज का सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1930 में हुआ लंदन में।
4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित किया गया। वायसराय भवन में वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे और भवन के निर्माण में 17 वर्ष लग गए। तो लॉर्ड इरविन ही थे जिन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति भवन के बनवाया था। बताइए 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। भवन का वास्तुकार की बात करें तो सर एडविन लुटियन और रॉबर्ट बेकर थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है, याद रखिएगा कि वास्तुकार कौन थे राष्ट्रपति भवन के, तो एडविन लुटियन और रॉबर्ट बेकर। आगे देखते हैं बेलिंगटन, लॉर्ड बेलिंगटन 1931 से 36 के बीच में 31 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। तो दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया और प्रतिनिधित्व कौन किया, गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1932 में। किसी को याद नहीं होता, ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी और इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा गया। गांधी जी बहुत अलग निर्वाचक मंडल भी प्रावधान किया गया और गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए और इसे हटाने के लिए उन्होंने आमार अनशन भी यानी उपवास भी प्रारंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे कहा गया पूना समझौता, इसमें किया गया और इस समझौते में दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। 24 सितंबर 1932 को यह हुआ था। 24 सितंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 वापस के पास किया गया और इस अधिनियम ने वैध शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कर दी। लॉर्ड वेलिंगटन जो थे कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र सिन्हा प्रसन्न सिन्हा थे। लॉर्ड लिंगलिथगो 1936 से 43 के बीच पहली बार चुनाव कराया इस समय और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, उड़ीसा और उत्तर सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई। तो कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई और 6 प्रांतों में कांग्रेस को संतुष्ट बहुमत मिला। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब और सिंध कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। बताइए आगे 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। इसका कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया कि ना कोई भाई ना कोई भाई और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की नाम से एक पार्टी बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी की स्थापना की। इसने सुभाष चंद्र बोस ने 1939 को मई 1939 मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन यानी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। तो मुस्लिम लीग के पहला अधिवेशन लाहौर में हुआ जो 1940 में हुआ। पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसमें इस प्रस्ताव में प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीकुज्जमा
ने उसका समर्थन भी किया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और 42 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और अगस्त प्रस्ताव 1940 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद ने क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वास्तुकार थे। कांग्रेस के आधिकारिक वास्तुकार कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वास्तुकार वार्ताकार थे। वार्ता करते थे। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, एक दिन पहले 1940 अगस्त प्रस्ताव 1940। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं इसे। और 1943 में बंगाल में भयानक अकाल भी पड़ा था। आगे देखते हैं। लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947। 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। 25 जून 1945 शिमला में सम्मेलन, यानी शिमला सम्मेलन 1945 25 जून 1945 बेवेल के काल में हुआ था। लॉर्ड बेवेल के काल में। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व के नेतृत्व जो है अबुल कलाम आजाद ने किया और गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग करेगी मुस्लिम सदस्यों का चयन। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा और बेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। आगे देखते हैं। 1945 को बनी क्लेमेंट इटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार के द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 को घोषित चुनाव परिणामों से केंद्रीय विधान सभा और प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस के पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में 91% मत। मुस्लिम लीग सभी मुस्लिम सीटें जीती और प्रांतीय विधान मंडल कांग्रेस में बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब कांग्रेस और अकालियों और यूनिस्ट पार्टी को साझा कर बनी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और कैबिनेट की सदस्यता जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट इटली ने लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। तो क्लेमेंट इटली ही था जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक हम प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। ये जो था 48 में भारत को स्वतंत्र करने की बात कही, लेकिन हमने क्या किया कि हमने 47 में ही स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। आगे लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 47 से 1947 के बीच में। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई। तो 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना घोषित की गई। तो भारत विभाजन शामिल था इसमें। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्रों की घोषणा कर दी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना
लॉर्ड माउंटबेटन बना। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। आज 15 अगस्त भी है और आज हम लोगों ने देश को आजाद करा दिया बुक से। ठीक है, पढ़ लिए हैं आजाद, तो हम लोग आजाद हो चुके हैं। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्रता तो प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए अति और स्वतंत्र अंतिम गवर्नर जनरल। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगला सेशन हम लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्व